ये हो रहा है लगातार, क्योंकि कोई राजनीतिक दल इच्छा शक्ति नहीं रख रहा है कि इच्छा शक्ति बनाए, सत्ता पक्ष बना ले। इस समय वर्तमान में सत्ता पक्ष प्रदेश में और राज्यों की कोई इच्छा शक्ति ऐसी बनाए कि हमें इसे खत्म करना है। किस देशद्रोह की परिभाषा क्या है? अपने विचार की अभिव्यक्ति, बातचीत को कहना, अपनी बात को कहना, अपनी बात को कहना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, दूसरे पक्ष के लिए बुरा लग जाना देशद्रोह हो जाता है। वही बात जब एक पक्ष सत्ता में है, जब वो दूसरा सत्ता में आता है, तब उसे वो बात बुरी लग जाती है, तब वो अपने केस वो खत्म कर लेता है, दूसरे पे लगवाने लगता है। तो इस तरह का जो भाव है, बदले की भावना, जब भी आप राजनीति में सत्ता में होते हैं, अगर पीछे मुड़ के आपने देखने की राजनीति की, पीछे मुड़ के देख के आपने बदले की भावना की राजनीति की, तो इसे आज आप जैसे प्रबुद्धजीवी चैनल्स इस बात को उठाते हैं और लोग समझते हैं। पूरा देश इस बात को देखता है, जानता है कि कहाँ कहाँ खामियां हैं, कहाँ कहाँ कमियां हैं, क्या क्या राजनीतिक दलों की कमियां हैं, क्यों स्तर गिर रहा है। पक्ष विपक्ष की लड़ाई में ये जनता पिसती है। कई बार ऐसे इनोसेंट लोग फंस जाते हैं जो अपनी राय देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आपके चक्कर में तीन हमारे बड़े नेता बैठे हैं, रीना जी बैठी हैं, सोफिया जी बैठी हैं, अनुमा आचार्य बैठे हैं, उनसे नाराजगी मोल ले लूंगा। अनुमा जी, आजकल आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, अब वहां पर तो हनुमान चालीसा पढ़ना भी मुश्किल है। हम तो बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ते रहे थे, अब आजकल मैंने बंद कर दिया। मैं नहीं जाना चाहता जेल। अनुमा जी। विजय जी, हम जो आज चर्चा देखिए विजय जी, आप भी जानते हैं कि वहां हनुमान चालीसा पर मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जबरदस्ती की एक बीच में मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अभी हमने इतनी देर बात की सबसे, आप ये देखिए कि ये कुछ पैटर्न्स हैं और ये पैटर्न्स मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। मैंने कुछ दिनों में नोट किए हैं कि सबसे पहले तो सत्ता हथियाओ, अपने विरोधियों को खत्म करो, लोगों पर इस कदर काबिज हो जाओ कि लोग आपके सामने नतमस्तक हो जाएं, और फिर उसके बाद असली सच को अपने वर्जन ऑफ सच से नष्ट कर दो। नए नए हीरो बनाओ, नए त्योहार बनाओ, पुराने जो हीरोज थे, जो क्रांति के लोग थे, उनको देशद्रोही या धोखेबाज करार कर दो। उसके बाद इतिहास पर काबिज हो जाओ, क्योंकि ट्वीट करके भी लिख रहे हैं कि आजकल पोस्ट करना भी राजद्रोह का मामला है। कंट्रोल्स द फ्यूचर। जी, नहीं तो वही बता रही हूँ मैं, पैटर्न्स बता रही हूँ, ये तानाशाही के पैटर्न्स हैं। और 14 जो देश के, सुनिए ना विजय जी, मेरा ये कहना है कि जो 14 अलग अलग तानाशाह हुए हैं, उनके पैटर्न्स हैं ये। और उसके बाद यंग जनरेशन के सामने रोल मॉडल बन के आ जाओ, जो पुराना इतिहास है उसे मिटा दो, नई एजुकेशन पॉलिसी बनाओ, एक कम से कम प्रोजेक्ट ऐसा बनाओ जिसको विदेशियों को दिखाकर, जैसे हमारे यहाँ भी रोड का प्रोजेक्ट बन रहा है, हिटलर ने ऑटोबान रोड प्रोजेक्ट बनाया था, स्टालिन ने मेट्रो प्रोजेक्ट को समाजवाद का पर्याय बताया था। तो ये सारे पैटर्न्स हैं, और इन पैटर्न्स को अगर हम समझेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि जनता कैसे कंफ्यूजन की स्टेट में हमेशा के लिए है। क्योंकि जो सत्ता है वो और उसके अनुयायी वो जनता को हमेशा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रख रहे हैं। और बाकी तो आपने देख ही लिया, सीबीआई है, ईडी है, जितनी भी इंस्टीट्यूशन है। और मुझे सबसे ज्यादा दुख है कि आज इंडियन आर्म फोर्सेस पर भी वो काबिज हो रहे हैं, और वो बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि हम अंदर से। रीना जी, आपसे मैं इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि आपके साथ एक इमेज बनी हुई है कि एक आंदोलन वाली पार्टी है जो आंदोलन से निकल कर आई। आंदोलन वाली पार्टी को ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा सहनशील होनी चाहिए। उसको लोगों की नाराजगी, उनको लोगों की गुस्से, और खास तौर से जो कल तक आपके दोस्त थे उनसे भी इतना जल्दी नाराज हो जाते हैं आप। और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रीना जी ने, अनुमा जी ने बहुत अच्छे से समझाया, वो भी इस पूरे हिंदुस्तान की मौजूदा पॉलिटिक्स को अच्छे से समझ गई हैं। तो ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या है? दोस्त कब तक रहते हैं? जब तक पावर में ना आए। देखिए विजय जी, आपको याद होगा कि पंजाब चुनाव से पहले सारी विपक्ष की जो पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी, अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, सब एक हो गए थे और एक ही राग अलाप रहे थे सारे के सारे कि आम आदमी पार्टी का खालिस्तानियों से संबंध है। अब सवाल ये था कि इतने साल से आप सत्ता में थी, ईडी आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है, अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत था तो आपने जांच क्यों नहीं करवाई? यही सवाल हम चुनाव से पहले भी उठा रहे थे। दूसरी बात, एक हमारे जो पुराने दोस्त थे वो किसी कारण से पार्टी छोड़ के चले गए बहुत सालों पहले, इतने सालों तक वो शांत बैठे रहे। तो अब पुलिस जो है उनसे कह रही है कि भाई इतना गंभीर आरोप है, अगर आपके पास कोई सबूत है तो सबूत दीजिए। लेकिन विजय जी,
जो आज मैं इस बात पे आश्चर्यचकित हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को नहीं बुलाया। इतना भारतीय जनता डिस्कशन हो रहा है। रीना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सबसे पहले बुलाया, वो कैलाश सोनी जी हैं, बीजेपी के सांसद, लेकिन उनसे कनेक्ट नहीं हो रहा। ऐसा मत सोचिए कि हम छोड़ देंगे, सबसे पहले उन्हीं का नाम था, कैलाश सोनी जी का, लेकिन वो जबलपुर नरसिंहपुर में बैठे हुए हैं, वहां से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। जी बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, बल्कि वो नाराज हो रहे होंगे कि उनकी बात सुन उनका मौका नहीं मिल रहा। प्रदेश का इतना बुरा हाल। जी देखिए कांग्रेस ने भी ये सारे काम अपने टाइम में खूब किए हैं, लेकिन जिस लेवल तक भारतीय जनता पार्टी इन सारी संस्थाओं को यूज कर रही है, उसका तो मतलब उसकी कोई हद ही सारी हद की सीमाएं पार कर चुकी है कि आप छोटा सा एक कहीं ट्वीट कर दीजिए, जो एक इंडेक्स होता है कोई फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स, उसमें आप देखिए कि कितना आपके भाई बंधु पत्रकार जो हैं वो बोलने से डर रहे हैं, वो कुछ कहने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके घर छापा पड़ जाएगा। कोई इनका चलिए इस पर चर्चा करेंगे रीना जी। मैं तो खुद ही डर रहा था कि ये प्रोग्राम करें कि ना करें। मेरे जो मित्र लोग हैं, मेरे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहा इस चक्कर में मत पड़िए, लेकिन मैंने कहा नहीं, रीना जी इतना नाराज मुझसे नहीं होंगी, अनुमा जी भी नाराज नहीं होंगी, और सोफिया जी तो बिल्कुल नाराज नहीं होंगी। इस पर हम चर्चा करेंगे और फिर बात करेंगे अभय जी के साथ भी, लेकिन ब्रेक पर जाने का वक्त है। ब्रेक पर जाने से पहले हम एक बार आपको फिर बताते हैं आज का सवाल कि क्या सत्ता के लिए देश में हो रही है बदले की राजनीति। आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर न्यूज इंडिया 24/7 पर, जिसका नतीजा आपकी राय हम दिखाएंगे शो के आखिर में कि आपकी राय क्या थी, कि क्या सत्ता के लिए देश में हो रही है बदले की राजनीति। इस पर आप अपनी राय हमें दीजिए हमारे ट्विटर हैंडल @न्यूज इंडिया 24/7 पर। हम आपकी